हेलो एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज दी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता। यहाँ पे हम जो बात करते हैं ये सॉल्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक है। सॉल्यूशन यूनिट जो हमने कल स्टार्ट की थी, जहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन होती क्या है, व्हाट इज द मीन बाय कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in solvent और सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर उसमें जो उसके सॉल्यूट की अमाउंट होती है उसी को कंसंट्रेशन कहते हैं। सॉल्यूट की अमाउंट सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर किसको रिप्रेजेंट करता है? कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल हम मीठा पानी बनाते हैं, शुगर डालते हैं पानी के अंदर, तो जो अमाउंट ऑफ शुगर है पानी के अंदर, जो अमाउंट ऑफ शुगर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। पानी ज़्यादा मीठा हो गया मीन्स उसमें शुगर की अमाउंट ज़्यादा होगी, मीन्स वाटर ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो गया। पानी के अंदर यदि शुगर की अमाउंट कम है तो वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो कम होगी। इस तरीके से किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट की अमाउंट है वो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए बहुत सारी टर्म दी हुई हैं। उनमें सबसे पहला दैट इज द परसेंटेज। क्या होती है परसेंटेज? सभी जानते हैं हम परसेंटेज क्या होती है। जब हम एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद जब मार्क्स आते हैं और बोलते हैं कितने परसेंटेज है, तो वही परसेंटेज यहाँ पे अप्लाई की हुई है। वहाँ पे हम कैसे परसेंटेज निकालते हैं? वहाँ पे परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है? ऑब्टेन्ड मार्क अपॉन में टोटल मार्क इनटू में 100। निकल गई हमारी परसेंटेज। वो ही तरीका यहाँ पे है कंसंट्रेशन को निकालने का। अब यदि कंसंट्रेशन की टर्म में परसेंटेज को निकाला जाए तो वहां पे क्या यूज होता है? ऑब्टेन मार्क की जगह हम यूज करते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन निकल के आएगा। यहाँ पे हमें परसेंटेज मिल जाएगा और जैसे ही परसेंटेज मिलेगा तो उससे हम बता देंगे कि ये कंसंट्रेशन कितना कंसंट्रेटेड है, कम कंसंट्रेटेड है या ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। यहाँ पे इसकी परसेंटेज को निकालने के लिए भी 3 तरीके यूज किए गए। मास परसेंटेज जिसको W/W से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आता है वॉल्यूम परसेंटेज जो V/V से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद आता है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज जिसको रिप्रेजेंट करते हैं M/V। ये तीनों तरीके हैं परसेंटेज को निकालने के लिए। वैसे जो परसेंटेज होती है मास परसेंटेज, चाहे वॉल्यूम परसेंटेज, चाहे मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज उसी तरीके से निकलती है जो उसका प्रोसेस होता है जो ऊपर बताया हुआ है। बट मास परसेंटेज में क्या फ़र्क होता है? सुनो, मास परसेंटेज के अंदर जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वो किस में मेजर किया जाता है?
ग्राम में मेजर किया जाता है। और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन वो भी किस में मेजर किया जाएगा? ग्राम में ही मेजर किया जाएगा। यदि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट भी ग्राम में मेजर हो रहा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन भी ग्राम में मेजर हो रहा है, तो इस वाली सिचुएशन में जो परसेंटेज निकलेगी उसको कहा जाएगा मास परसेंटेज। वो कैसे निकलेगी? वो इसी तरीके से निकलेगी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। यहां पे क्या हो जाएगा? सीधा सीधा परसेंटेज कैसे निकलेगा? फिर फॉर्मूला वही रहेगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। मास परसेंटेज हो गया। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होता है? जो सॉल्यूट होते हैं उसकी जो अमाउंट होती है उसको मेजर करते हैं किस में? सेंटीमीटर क्यूब में। और जो सॉल्यूशन होता है उसको भी किस में मेजर करते हैं? सीएम क्यूब में। अब यदि मैं मास परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज निकालूंगा तो वो कैसे निकलेगा? केवल उसकी मेजरमेंट में फर्क आएगा और बाकी सब सेम रहेगा। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सीएम क्यूब अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सिंपल वही मेथड है, बस जो मेजरमेंट की टर्म्स हैं, जो मेजरमेंट की यूनिट्स हैं वो चेंज होंगी। उसके बाद मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, यहाँ पे जो सॉल्यूट की अमाउंट होगी वो ग्राम में मेजर होगी और जो सॉल्यूशन जो होगा वो किस में मेजर होगा? सीएम क्यूब में। तो यहाँ पे जो परसेंटेज होगी वो कैसे निकलेगी? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन सीएम क्यूब इनटू 100। क्लियर हो गया ये? इसके बाद ये परसेंटेज का तरीका हो गया। परसेंटेज निकाल लिया, परसेंटेज तीन तरीके से निकाल लिया, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अब उसके बाद क्या होता है? परसेंटेज हमारी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। परसेंटेज के बाद आता है मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन कैसे होता है? सुनो, मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? यहां पे जो मोल फ्रैक्शन होता है वो पहले मैं डेफिनेशन बताता हूं मोल फ्रैक्शन की। जो मोल फ्रैक्शन होता है वो एक रेशियो होता है। किस किस का रेशियो होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है? मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में हमें बाइनरी सॉल्यूशन की बात करनी है। यहाँ पे जिस सॉल्यूशन के अंदर बाइनरी सॉल्यूशन कौन से होते हैं? जिस सॉल्यूशन के अंदर केवल दो कंपोनेंट प्रेजेंट हो। तो मैंने माना कि इस सॉल्यूशन के अंदर भी दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, ए और बी, और मुझे इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। जो मोल फ्रैक्शन होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स से।
ये कहता है मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है, जैसे कि मुझे इस वाले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो इस वाले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये मोल फ्रैक्शन तो ये हो गया एक्स, यदि मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है ए का, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स ए, ये डिनोट करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। तो यदि ये मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए निकालेंगे तो क्या आएगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ध्यान दो, ये एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट ए। एन ए क्या है, एन ए है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, अपॉन में यहां पे क्या लिखा हुआ है, एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। या फिर हम इसको लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे दो ही कंपोनेंट प्रेजेंट है ए और बी, और मैंने दोनों कंपोनेंट के मोल्स को लिख लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो यहाँ पे हम इसकी जगह लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहली बात, मोल फ्रैक्शन के दौरान यदि हमें कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो वहां पे मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करेंगे, और ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो a के साथ हम a को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो रेशो होता है वो रेशो किस किस का होता है, वो ये होता है नंबर ऑफ मोल्स का। दो कंपोनेंट है, एक तो a है और एक b है। यदि हमें नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन a का निकालना है तो ऊपर हमारे किसके मोल्स आएंगे, a के ही मोल्स आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद दूसरा तरीका जो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का होता है, दैट इज मोलरिटी। वैसे हम 11th क्लास में इनको कर चुके हैं जर्नल। जो मोलरिटी होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। ये क्या होता है मोलरिटी, ये कहता है यदि मोलरिटी से कंसंट्रेशन को निकाला जाए तो ये कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये कहता है कि यदि मेरे पास एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के मोल्स दिए हुए हैं और बताया हुआ है कि उसको कितने सॉल्यूशन में घोला हुआ है, तो मोलरिटी के द्वारा वहां पे हम कंसंट्रेशन को निकाल सकते हैं। और वहां पे मोलरिटी के द्वारा कंसंट्रेशन निकालने का जो फॉर्मूला है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे ध्यान देना होगा कि यदि जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो मिलीलीटर में यहाँ पे रिप्रेजेंट है तो हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स हमें यहाँ पे जो यूनिट है वो लीटर में ही लेके चलनी होगी, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना होगा। दूसरी बात, यदि कंसंट्रेशन टर्म को हम मोलरिटी की फॉर्म में निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म आती है मोलरिटी, जिसका जो सिंबल होते हैं जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से करते हैं। ये जो मोलरिटी होती है, मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला भी क्या होता है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में weight of solvent in kg।
इन केजी, ध्यान रखना है ये बात। और यदि केजी ना होके यहाँ पे जो यूनिट है वो ग्राम में आ गई, तो ग्राम में आते ही यहाँ पे उसको आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, जिससे जैसे ही तुम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे तुम्हें फिर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गई तुम्हारी मोलैलिटी। उसके बाद एक दूसरी टर्म जो होती है दैट इज द नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या होती है? नॉर्मलिटी भी किससे रिप्रेजेंट की जाती है? कैपिटल एन से। इसको कैसे निकाल सकते हैं? द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इन लीटर। यहां पे भी वही है, यदि वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर में ना होकर मिलीलीटर में है तो फिर तुम्हें दोबारा से उसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तुम्हें उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कुछ बेसिक सी टर्म थी जिनके द्वारा हमें कंसंट्रेशन का पता लगाया जा सकता है। परसेंटेज हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, मोलरिटी हो गई, मोलैलिटी हो गई, नॉर्मलिटी हो गई। अब फर्दर इनकी स्टडी की जाए तो ये माना जाता है ये जो कंसंट्रेशन की टर्म है कुछ तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं और कुछ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती हैं। फर्दर यदि हम इनकी बात करते हैं तो कुछ तो क्या होती हैं? टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं और कुछ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती हैं। कौन कौन सी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं और कौन कौन सी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना होगा। सबसे पहले कंसंट्रेशन को मैं दोबारा से लिख रहा हूं यहां पे। कंसंट्रेशन दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब सुनो भाई, टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सी है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन सी है? टेम्परेचर डिपेंडेंट मीन्स ये कहता है जो टेम्परेचर पर डिपेंड होंगी, जो जितनी भी वॉल्यूम वाली टर्म होंगी, जो वॉल्यूम से रिलेट करती होंगी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जो मास से रिलेट करती हैं, वजन से जो रिलेट करती हैं, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। अब वॉल्यूम से कौन कौन सी रिलेट करती हैं? जब हमने कंसंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़ा था तो बहुत सारी टर्म थी जो वॉल्यूम से रिलेट करती थी, जैसे कि फर्स्ट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलरिटी और नॉर्मलिटी। भाई मास बाय वॉल्यूम, यहाँ पे भी वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम परसेंटेज, इसमें तो वॉल्यूम है ही। नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी में भी हमने पढ़ा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नॉर्मलिटी में भी हमने पढ़ा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये सारी टर्म क्या है? जो वॉल्यूम से रिलेट करती है। जो वॉल्यूम से रिलेट नहीं करती, मास से रिलेट करती हैं, जैसे कि मास परसेंटेज, वॉल्यूम का कोई काम ही नहीं है। दूसरा मोल फ्रैक्शन,
वॉल्यूम कहीं आया ही नहीं, उसमें तो नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में हमें कंसंट्रेशन निकालनी थी। थर्ड, मोलैलिटी, इसमें भी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब यहां पे ध्यान दो, ये कहते हैं जितनी भी वॉल्यूम से रिलेट करने वाली टर्म है, कंसंट्रेशन टर्म है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड होती है। मींस टेम्परेचर को कम या ज्यादा करने पर उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो भी कैसी होती है, चेंज होती है। क्योंकि जो सॉल्यूशन है ना, जिस सॉल्यूशन में हम घोल रहे हैं सॉल्यूट को, जिस सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट को घोल रहे हैं वो लिक्विड है, और लिक्विड की अमाउंट का टेम्परेचर पे फर्क पड़ता है। यदि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया तो जो लिक्विड की अमाउंट है वो अपने आप ही कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो इवेपोरेट होने लगेगा। जो लिक्विड है वो इवेपोरेट होने लगेगा, और लिक्विड इवेपोरेट होगा तो जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। पर यदि मैं मास की बात करता हूं, मैं मास की बात करता हूं, जो लिक्विड नहीं है, जो सॉलिड की फॉर्म में पाया जा रहा है। भाई ग्राम को हम किस में मेजर करते हैं, ग्राम में हम किसको मेजर करते हैं, जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, मोस्टली जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अब जो सॉलिड फॉर्म में होगा, मान के चलो जैसे मैं किसी भी सॉलिड फॉर्म की बात करूं, जैसे मैं नमक की बात करता हूं, मास परसेंटेज में जिसमें मिलाया था वो नमक है, और जो मिला मतलब सॉल्यूट भी नमक है, और जो सॉल्वेंट है वो भी मैंने कोई सॉलिड ले लिया। उन दोनों को मैंने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद यदि वहाँ पे टेम्परेचर को मैं इंक्रीज या डिक्रीज भी करता हूँ तो उनके वेट पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ पे वो एवेपोरेट नहीं होता, वो सेम रहता है। इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि जो कंसंट्रेशन टर्म है, जो कंसंट्रेशन के बारे में हमें बताती हैं, उनमें से वॉल्यूम रिलेटेड टर्म तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, बट मास रिलेटेड टर्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो हमें याद रखना है कि यदि उसमें वॉल्यूम आ रहा है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और यदि वॉल्यूम नहीं आ रहा तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आज यहाँ तक ही करना है। ओके, थैंक यू।